everyone, Namaste. It's Dr. Shruti. I am past life regression therapist and healer, and I help people to release all the emotional pain caused by the toxic and narcissistic people. तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत हो सकता है कोई भी नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक पीपल को कहीं से भी वो आ जाते हैं और कोई दूर के नहीं होते, बड़े नज़दीक के ही होते हैं। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, कई बार ऑफिस के लोग हो सकते हैं, कहीं से भी। अगर किसी भी रीजन की वजह से आप सैडनेस में हैं और डिप्रेशन में हैं और उसे रिलीज करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करिए, मेरा जो हीलिंग प्रोग्राम है सोल सर्जरी सिस्टम, उसका लिंक दिया है। यू कैन बुक अ फ्री कंसल्टेशन कॉल विद मी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लव स्टोरीज ऑफ द सोल। पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो जैसे कि आज का टॉपिक है लव स्टोरीज ऑफ द सोल, तो वाई लव स्टोरीज आर सो इम्पॉर्टेंट। हम लोग जब बड़े होते हैं, जब हम बच्चे से बड़े होते हैं, तो सबसे पहले हम अपने पेरेंट्स की लव स्टोरी देखते हैं। फिर हम अपने घर में अपने भैया भाभी की देखते हैं, हम अपने चाचा चाची, अपने बुआ फूफा जी, अपने मामा मामी, मतलब वट एवर जो हमारे घर के लोग होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनकी लव स्टोरीज देखते हैं। हम कहीं मैरिजेस में जाते हैं, वहां पे लव स्टोरीज देखते हैं, कितना प्यार है किसी में। हम फ्रेंड्स के यहाँ देखते हैं। तो बचपन से हम इस चीज को देखते हुए आ रहे हैं, लव स्टोरीज को देखते हुए आ रहे हैं। कितने लोगों को हम आइडलाइज करते हैं, कितने कपल्स को हम आइडलाइज करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जितनी भी हम लव स्टोरीज में देखते हैं, उसमें हार्डली कुछ लव स्टोरीज होती है जो जेन्युइन होती हैं। और मोस्ट ऑफ द लव स्टोरीज में कहीं ना कहीं एक हिडन पेन होता है। कि जब से मैंने एज ए थेरेपिस्ट वर्क करना शुरू करा, जो सबसे टॉप क्वेश्चन आता था, लोग यही पूछते थे कि ये हमारा रोमांटिक इंटरेस्ट है, ये हमारा तो इनके साथ हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या है, या मेरे हस्बैंड ने बिट्रे करा है, या कुछ भी हुआ है। तो सबसे टॉप मोस्ट रीजन है जो जिसका हर कोई जानना चाहता है कि कि इनके साथ मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या है। या फिर रोमांटिक इंटरेस्ट की वजह से इतने वुंड्स होते हैं, वो चाहे हस्बैंड हो या लवर हो या कोई भी हो, किसी भी पर्सन की वजह से अगर किसी की सोल में इतने वुंड्स हुए हैं कि डे टू डे लाइफ को जीना इतना मुश्किल हो चुका है, तो उस पेन को हील करने के लिए वो हीलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। तो ये एक एरिया था जिसके जो फर्स्ट डे से ही मैंने देखा कि सबसे ज्यादा क्वेरी, सबसे ज्यादा जो क्या बोला जाए कि सबसे ज्यादा इसी टॉपिक पर लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं, इसी बात के लिए वो मुझसे कनेक्ट करते हैं। सो वाई सो वाई लव, पर्टिकुलर अर्थ जो प्लैनेट है, इसमें बहुत सारे लाइफ लेसन्स हैं, जिसमें लव का लेसन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लव का लेसन लर्न करने के लिए ही हम लोग अर्थ पर आते हैं। और और भी बहुत सारे लेसन्स हैं, बट लव इज द मोस्ट हार्डेस्ट, मोस्ट डिफिकल्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन। अगर जिसने भी इस लेसन को लर्न नहीं करा, वो कभी भी अपनी लाइफ में खुश नहीं रह सकता। तो ये लेसन को लर्न करने के लिए हमें बहुत अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो आज हम देखेंगे कि जो मटेरियलिस्टिक रोमांटिक लव है, उसका क्या, उसको हम किस तरह से देखते हैं। कर्स की तरह देखते हैं या उसको हम ब्लेसिंग के लिए की तरह देखते हैं। किसी के लिए ये कर्स है, किसी के लिए ब्लेसिंग है। और इसका स्पिरिचुअल जो प्रोग्रेस है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो यूजली क्या होता है, लोग लव को डिवाइड करते हैं कि ये स्पिरिचुअल लव है, ये मटेरियलिस्टिक लव है। स्पिरिचुअलिटी में लव के भी अलग अलग तरह की कैटेगरीज हैं। जैसे फर्स्ट कैटेगरी है जिसको हम शांत भाव कहते हैं। इसमें मतलब भगवान को बहुत दूर से, मतलब बहुत डिस्टेंट रिलेशनशिप होती है, जिसमें हम उनको दूर से देखकर ही उनको एडमायर करते हैं, जिसमें बहुत क्लोजनेस नहीं है, जिसमें हम बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड नहीं है, बहुत शांत भाव का प्यार होता है ये। फिर उसके ऊपर वाला जो नेक्स्ट लेवल होता है, जिसको हम थोड़ा कहते हैं हायर लेवल का लव होता है, वो दास्य भाव होता है, जिसमें भगवान को कोई ऐसे देखता है कि जैसे वो मेरे मास्टर हैं, मेरे मालिक हैं, और मैं आई एम अ सर्वेंट, तो उनको सर्व करना है। तो इसमें काफी लोग सेवा करते हैं, आपने देखा होगा मंदिर में जितने भी लोग होते हैं, तो वो उनका दास्य भाव का रहता है। फिर इससे ऊपर और नेक्स्ट हायर लेवल का लव होता है,
जिसको हम बोलते हैं सख्य भाव का, यानी जिसमें भगवान को इस तरह से प्यार किया जाता है कि जैसे वो हमारे फ्रेंड हैं। तो जैसे अर्जुन और श्री कृष्ण का जो रिलेशनशिप थी, इट्स सख्य भाव जहाँ पे फ्रेंडशिप होती है। इससे और हायर लेवल का जो प्यार होता है वो वात्सल्य भाव का होता है, जिसमें ये कंसिडर किया जाता है कि भगवान हमारे बच्चे हैं। तो जैसे माँ बाप और बच्चे के बीच का प्यार होता है तो बहुत हायर लेवल का प्यार होता है। और उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट लेवल का प्यार होता है तो वो माधुर्य भाव होता है। दैट्स अ रोमांटिक रिलेशनशिप जो राधा कृष्ण के बीच में है, जो शिव शक्ति के बीच में है। तो सबसे हाईएस्ट लेवल का जो प्यार बोला गया है वो माधुर्य भाव का है। कहते हैं कि कोई भी स्पिरिचुअलिटी जब ग्रो कर रहा होता है तो हर कोई माधुर्य भाव के प्यार तक नहीं पहुंच पाता। इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट सो इजी थिंग कि आप माधुर्य भाव के प्यार तक आप पहुंच सको। तो ये स्पिरिचुअलिटी के अलग अलग लेवल है जिसपे धीरे धीरे कोई सोल ग्रो करती है और धीरे धीरे वो लव डेवलप करती है। तो ये हो गया हमारा स्पिरिचुअल लव। अब हमारा आता है मटेरियलिस्टिक लव। तो जैसा स्पिरिचुअल लव है ठीक इसी तरह की कैटेगरी हम अपने इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे भी देखते हैं। यानी कि अ, हम किसी को, कोई अगर हम कोई कोई मेंटोर है, कोई उसका स्टूडेंट है, तो बहुत दूर दूर वाली लाइकिंग होती है। एवरीवन लाइक देयर मेंटोर, तो एक दूसरे दूर दूर से लाइकिंग का वो एक प्यार होता है। फिर उसके बाद हम हमारे क्या कहते हैं, हमारे घर में सर्वेंट्स भी होते हैं, अगर वो उनके साथ हमारी अच्छी बनती है तो उनके बीच में भी ये बहुत अच्छा प्यार होता है। और फिर फ्रेंडशिप भी हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम पेरेंटल लव भी देखते हैं, और उसके बाद फिर हम मटलिस्टिक लव, रोमांटिक लव भी देखते हैं। तो यानी जो कैटेगरीज यहाँ पर हैं यहाँ पे भी वही सेम कैटेगरीज है। तो भगवत गीता में एक श्लोक है जिसमें बताया गया है कि जैसे एक एक बहुत बड़ा ट्री है और ऐसा मतलब पानी है, और उसमें उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो जो ओरिजिनल ट्री है दैट इज द रियलिटी, और जो नीचे रिफ्लेक्शन दिख रहा है, ये रिफ्लेक्शन इज जस्ट एन रिफ्लेक्शन। दिखता बिल्कुल इसके तरह ही है पर वो एक रिफ्लेक्शन है, एक इल्यूजन है। तो हम ये देखते हैं कि इस दुनिया में भी जब जो मटेरियलिस्टिक लव है, तो लोग इसको इस तरह से समझते हैं कि जैसे इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये तो सिंपल एक रिफ्लेक्शन है, तो इसमें तो हम क्या ही, मतलब इसकी तो क्या ही इंपॉर्टेंस है। तो स्पिरिचुअल लव की तो इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन मटेरियलिस्टिक लव की लोग इम्पोर्टेंस नहीं समझते और बहुत रिग्रेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी रिलेशनशिप में बहुत इन्वेस्ट किया और वो रिलेशनशिप टॉक्सिक निकली, तो लोग बहुत रिग्रेट करते हैं कि नहीं हमने प्यार ही क्यों करा, और इससे अच्छा तो हम अकेले रह लेते। या रिग्रेट करते हैं कि हमें हम काश हमको ये नॉलेज होती, काश हमको पता होता कि इस तरह की भी चीजें हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अगर आपने कोई भी रिलेशनशिप में आपने धोखा खाया है, आपने आपको पेन हुआ है, तो सबसे पहली चीज तो अपने आप को फॉरगिव करना चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमको हर चीज शुरू से आए। कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसकी हेल्प से ही हम लोग काफी कुछ सीखते हैं। तो हालांकि मटेरियलिस्टिक लव रिफ्लेक्शन है, लेकिन उसकी हेल्प से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। उसकी हेल्प से हम, अगर जिसने मटेरियलिस्टिक लव आज तक कभी नहीं करा, किसी इंसान से कभी प्यार नहीं किया, किसी भी, और स्पेसिफिकली इस सीरीज में मैं रोमांटिक लव की बात कर रही हूँ, तो किसी भी पर्सन ने अगर किसी भी इंसान से रोमांटिक लव ट्रूली नहीं करा, तो वो कभी भी स्पिरिचुअल लव भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके थ्रू ही हम बहुत सारे लाइफ लेसन सीखते हैं। या क्या बोला जाए कि हम जीवन की सच्चाई समझते हैं। तो अर्थ पे हमको जो भेजा जाता है, अर्थ पे दो लाइफ लेसन ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। उसमें है, एक है लव और एक है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और अगर आप चेक करेंगे कि अगर हम ओवरऑल अगर सारे स्ट्रगल्स को अगर हम डिवाइड कर दें, तो ये दो ही ऐसे स्ट्रगल्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एक लव। इसके अलावा भी बहुत सारे लेसन्स हैं। फिजिकल हेल्थ, बीमारियां, उसमें भी कैसे अपनी हेल्थ पर कोई फोकस करे, वो भी है, हेल्थ भी है। बट ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मतलब कहते हैं अगर आपके पास, इफ यू आर फीलिंग लव्ड इनसाइड यू, और इफ यू हैव अ गुड फाइनेंशियल कंडीशन, तो आप अपने हेल्थ पर नेचुरली फोकस कर पाएंगे। तो अगर अपनी लाइफ में आप बहुत ही अनलव्ड फील कर रहे हैं, आप सैड फील कर रहे हैं, और फाइनेंशियल इश्यूज भी बहुत सारे हैं, तो ऑलरेडी आपकी हेल्थ भी डाउन होती चली जाती है। ठीक है, तो
अगर आप घरों में भी देखेंगे, जिस घर में प्यार होता है, लाइक जिस घर में आ, जिस भी रिलेशनशिप में प्यार होता है, तो उस रिलेशनशिप में हेल्थ अपने आप ही अच्छी रहती है। लेकिन जहाँ पर प्यार नहीं है, जहाँ पर सेल्फिशनेस है, जहाँ पर सिर्फ ये है कि सामने वाले को दूसरे का बेनिफिट ही लेना है, और धीरे धीरे फिर इंसान अपने अंदर अनलव्ड अनवर्दीनेस फील करने लगते हैं, और उसके बाद फिर हेल्थ भी डाउन होती है। तो अर्थ पर आने का मतलब ही है कि हमें दो लेसन तो लर्न करने ही हैं। वन इज रिलेटेड टू लव एंड सेकंड रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मनी। तो वो लर्न करने के लिए हमें अलग अलग एक्सपीरियंसेस से होके गुजरना पड़ता है, अलग अलग तरह की सोल के साथ हमारा कनेक्शन होता है। और जब तक हम ये लेसन लर्न नहीं कर लेते, तब तक हम जो स्पिरिचुअल लव है उसको हम अटेन नहीं कर सकते। और अगर आप देखेंगे, जितने भी ऐसे लोग हैं जो बहुत हाईली स्पिरिचुअल है, जिन्होंने सोसाइटी के लिए भी बहुत बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है, वो एक टाइम पर बहुत मटलिस्टिक थे, एक टाइम पर एक्सट्रीम मटलिस्टिक, और क्या बोलूं मैं, जिन्होंने किसी इंसान से बहुत ज्यादा प्यार किया था। तो जैसे मैं एक स्क्रिप्चर से आपको एक स्टोरी बताती हूँ, जो कि आप में से कई लोगों को तो ऑलरेडी पता होगी, और जिनको नहीं पता है तो वो सुन सकते हैं, और जिनको ऑलरेडी पता है तो अच्छी बात, तो दोबारा भी सुन सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। तो चलिए, तुलसीदास जी की स्टोरी से हम समझते हैं कि कैसे मटलिस्टिक लव की वजह से वो इतने हाईली स्पिरिचुअल बने, और उन्होंने इतना कुछ कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी के लिए, इतना अच्छा। हमारा जो हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है, जो मेन ग्रंथ है, रामचरितमानस की रचना हुई। तो तुलसीदास जी जो थे, उनको अपनी उनकी जो पत्नी थी रत्नावली, उस उनसे उनको बहुत ज्यादा डीप अटैचमेंट था। उन्हें रत्नावली से इतना ज्यादा प्यार था कि वो रत्नावली के बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकते थे। अगर वो घर में है तो उन्हें रत्नावली पूरे टाइम उन्हें दिखनी चाहिए। तो एक बार तुलसीदास जी अपने काम से निकले हुए थे, तो उसी समय रत्नावली के जो भाई हैं वो घर आए, और उन्होंने रत्नावली को कहा कि रत्नावली जल्दी चलो, क्योंकि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और वो तुम्हें याद कर रहे हैं। तो रत्नावली फिर फटाफट उनके साथ अपना सामान लेकर के बोले कि अड़ोस पड़ोस से बता देते हैं तुलसीदास जी को, वहां से पता चल जाएगा कैसे उन्हें इन्फॉर्म करे। तो तुलसीदास तो पड़ोस से बोल के गए कि मैं जा रही हूँ, उनको बोल देना मैं आ जाऊंगी 2-3 दिन में। और ऐसे करके रत्नावली चली गई कि हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगी। और रत्नावली अपने पिताजी के घर चली गई। इधर तुलसीदास जी शाम को घर आए, तो घर देखा तो कहीं रत्नावली दिख नहीं रही है, वो चिल्ला रहे हैं, ढूंढ रहे हैं उसको, रत्नावली रत्नावली कहीं नहीं दिखी, ये कहाँ चली गई रत्नावली। फिर उन्होंने जाकर के अपने पड़ोसियों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ वो मैसेज देके गई है कि वो ऐसे से उनके फादर की तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से वो अपने घर गई हैं। तो अब वो इतने परेशान हो गए कि अब मैं कैसे रहूंगा, अब मैं कैसे जीऊंगा, अब मैं बिना उसके तो मैं तो एक घंटे भी नहीं रह सकता। तो अब वो वहां से, अब शाम हो रही थी और उस वक्त बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन उनका इतना डीप अटैचमेंट था कि वो लिटरली वो तो रोने ही लगे कि रत्नावली कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। तो वो रोते रोते बारिश में जा रहे हैं, पूरा भीग रहे हैं, और बीच में ये यमुना नदी आई। और वहां पे भी क्या हुआ कि जो भी बोट लेके जाते थे, उन्होंने सबने मना कर दिया कि बहुत मौसम खराब है, और उस हम तो ये बोट लेके नहीं जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। इतने पर भी तुलसीदास जी रुके नहीं, बोले अगर तुम नहीं जाओगे तो ना जाओ, और मैं तैर के जाऊंगा। और वो यमुना में कूद पड़े, और इतना तेज पानी था, कुछ भी हो सकता था, उनकी जान जा सकती थी, लेकिन उन्हें तो कोई होश नहीं। वो तो बस रोते रोते बोलते जा रहे हैं, रत्नावली तुम ऐसे क्यों चलेगी, रत्नावली तुम्हें तो पता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाता हूँ। और उसके बाद वो वहां पे बहुत सारी डेड बॉडीज जो है वो फ्लोट कर रही थी। तो उनको लगा ये लकड़ी का कुछ है, तो उसको पकड़ के उन्होंने किसी तरह से वो यमुना पार करी। तो पार करके वो, मिट्टी है, आंधी तूफान करके, इतना चल करके वो जब तक घर पहुंचे तो आधी रात हो चुकी थी। तब उन्होंने कहा आधी रात हो गई है, अब घर में उन्हें तो इतनी मतलब इतनी जल्दी था कि कैसे भी मिलना है रत्नावली से। तो उन्होंने कहा भी मेन गेट में जाऊंगा, नॉक करूंगा, फिर इसके घर में कोई खोलेंगे, फिर वो मुझसे बातें करेंगे, इतना टाइम लगेगा, तब तक रत्नावली से मैं कैसे मिलूं। तो बोले नहीं, मैं गेट से होके नहीं जाता, मेन गेट से। तो रत्नावली का फर्स्ट फ्लोर पे रूम था, तो उन्होंने कहा कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे सीधे डायरेक्ट उसके रूम में जाता हूँ। तो वहां पे पहुंचे कैसे, ऊपर चढ़े कैसे, तो वहां पे एक पेड़ था और मरा हुआ सांप लटका हुआ था।
तो उनको इतना भी नहीं दिख रहा कि ये सांप है, उन्होंने समझा ये रस्सी है। उसको पकड़ पकड़ के वो किसी तरह से कूद के वहां पे रत्नावली के रूम में पहुंच गए। तो जैसी धम आवाज हुई तो रत्नावली एकदम डर गई, कौन कौन है। तो उसने, अंधेरा हो रहा था, उसने दिया जलाया। तो दिया जला के जब उसने देखा, अरे ये तो तुलसीदास जी हैं, तो बहुत स्टन रह गई कि ये कहाँ से आ गए। और तुलसीदास जी बस उसको देखते रोने लगे कि अरे रत्नावली तुम कहाँ चली गई थी, और तुमने ये भी नहीं सोचा मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा। तो रत्नावली ने कहा कि पहले तो रत्नावली देखती थी तुम आए कैसे, क्योंकि हम जिस बोट से आए थे वो आखिरी आखिरी नाव थी, और उन्होंने कहा था अब इसके बाद नहीं आएगी। कि तुम्हें तो पता है कि मैं तो मेरे मेरे तो तुम्हारे बगैर मेरा मन ही नहीं लग रहा था, तो मैं तो पूरा नदी पार करके आया। और उसके बाद बोले ऊपर कैसे आए, कि ऊपर तो मैं ऐसे आया कि रस्सी टंगी हुई थी। तो रत्नावली ने झांक के देखा कि रस्सी कहाँ से आई, तो देखा वो तो सांप है। तो वो तो और डर गई कि इतना क्या। तो उनको लग रहा था कि रत्नावली बहुत खुश हो जाएगी उनको देख करके। तो वो पूरा एक्सप्लेन करने लगे कि रत्नावली पता है इतनी मुसीबत थी, मैं ऐसे ऐसे आया वैसे आया, बारिश हो रही थी भीग कर आया, ये करके आया, बट फाइनली देखो मैं आ गया तुम्हारे पास। तो रत्नावली थोड़ी देर तक उनकी बातें सुनती रही। उसके बाद वो बहुत सोच में पड़ गई। रत्नावली एक्चुअल में जितनी रत्नावली बहुत सुंदर दिखती थी, तो जितनी वो सुंदर थी उतनी ही ज्यादा वो इंटेलिजेंट थी, उतनी ही ज्यादा वो बहुत वाइज और पायस लेडी थी। तो उसको ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि मतलब इतना ज्यादा डीप अटैचमेंट कि ये 2 दिन भी नहीं रह सकते। तो अगर इतना ज्यादा मुझ में अटैचमेंट रहेगा, तो उसे पता था कि तुलसीदास जी का स्पिरिचुअल गोल है, स्पिरिचुअल एम है, क्योंकि वो दोहे लिखते थे, बहुत सारी चीजें लिखते थे। तो उनको पता था कि उन्हें उनका गोल स्पिरिचुअल है। तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं मैं इनके गोल के बीच में आ रही हूँ। मतलब मुझसे इतना ज्यादा डीप अटैचमेंट हो गया है कि ये कैसे फोकस करेंगे अपने वर्क के ऊपर, ये कैसे, जो इनका मेन तुलसीदास जी का अ, जो मेन एक तरह से उसको अंदर से ये अंदाजा था कि तुलसीदास जी का जो मेन जो लाइफ पर्पस है वो लोगों को सर्व करने के लिए है, उन्हें इतना बड़ा लिटरेचर लिखना है। वो इंटरनल उसके अंदर वो इंट्यूशन थी। तो उसे ये चीज बिल्कुल नहीं अच्छी लगी कि इतना ज्यादा इतना डीप अटैचमेंट इनको हो गया है। तो कहते हैं ना कई बार बहुत लंबी बात कहने की जरूरत नहीं होती, एक सेंटेंस भी काफी होता है। जैसे कहते हैं गागर, गागर में सागर भर देना। तो रत्नावली ने सिंपल एक ऐसा सेंटेंस उनको बोला जो जो तुलसीदास जी को इतना टच हो गया, इतना टच हो गया कि वो वहां से जो निकले ना, फिर वापस कभी नहीं आए, कभी नहीं मिले उसके बाद रत्नावली से। बस एक वो सेंटेंस, उसके उनकी सोल इतनी वुंडेड हो गई कि उस दिन उनका सारा अटैचमेंट रत्नावली से खत्म हो गया, और वो वहां से निकल गए। तो वो क्या सेंटेंस रत्नावली ने बोला, तो रत्नावली ने कहा कि इतना ज्यादा तुम्हें अटैचमेंट इस हाड़ मांस के शरीर से है, इतना ज्यादा जो भी तुम्हें इतना डीप अटैचमेंट मुझसे है, अगर इसका 10% भी भगवान राम से होता तो तुम्हें भगवान राम मिल जाते। तो ये सुन के तुलसीदास जी को बहुत बुरा भी लगा कि मतलब मैं तो इससे इतना प्यार करता हूँ और इसको मेरे प्यार की कद्र नहीं है। बुरा भी लगा, और साथ साथ में उनको समझ में भी आया कि क्योंकि वो रत्नावली से बहुत प्यार करते थे, तो उसकी बातें उनको समझ में आती थी, है ना। तो गुस्सा तो एक फ्रस्ट्रेशन तो होगी फॉर अ मोमेंट, क्योंकि उस वक्त तो वो उसी मोड में थे कि भाई वो बहुत खुश होगी कि मैं इतनी दूर से उसके लिए आया हूँ, और उसने एकदम से ऐसे मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब बोल दिया कि भाई क्यों आए हो ऐसे करके। तो एक बारी को उनको बहुत वो बुरा भी लगा, लेकिन लेकिन उनको ये भी पता था कि रत्नावली जो भी उन्हें कहती है उनके भले के लिए होता है। तो उनको ये चीज अपने मन में उनको लगा कि हाँ मतलब ये जो कह रही है मुझे करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, कि तुम जो कह रही हो बिल्कुल ठीक कह रही हो, और अब मुझे सच में अपनी गलती समझ में आ रही है। वाकई में अब मैं पूरा अपना जो फोकस है भगवान राम पे ही लगाऊंगा, भगवान राम के लिए ही अपनी बाकी की जिंदगी जीऊंगा। और इस तरह से रत्नावली ने उनके लिए एक तरह से गुरु का काम किया, जो मतलब ये बहुत डिफिकल्ट है ना। कोई भी अगर आज के जमाने में हम देखें, कोई भी लड़की होगी तो बड़ी खुश हो जाएगी ये सोच करके कि भाई अच्छा मेरे हस्बैंड मुझसे कितना प्यार करते हैं, इतना इतना कि हर तरह से मतलब किसी भी तरह से मुझे अपने साथ रखना चाहते हैं, या मेरे बगैर रह नहीं पाते। तो कोई भी मटेरियलिस्टिक कोई भी लड़की आज के जमाने में तो बड़ी खुश होगी। लेकिन यहाँ जो रत्नावली है, तो यहाँ पे ये भी चीज हम इस स्टोरी से समझते हैं कि एक वाइफ जो होती है उसको
एक आइडियल जो वाइफ होती है उसको सिर्फ ये नहीं है कि वो अपने हस्बैंड की मर्टलिस्टिक ग्रोथ के बारे में सोचे, उसे उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में भी सोचना चाहिए। और वाकई में मैंने ये पर्सनली ये चीजें बहुत सारे शास्त्र में जो स्टोरीज है मैंने ये चीज देखी है कि जितनी भी स्पिरिचुअल लेडीज होती हैं, अगर उन्हें उनको उनको वो किसी भी तरह से ये चीज बर्दाश्त नहीं करती, अगर उनके हस्बैंड कुछ भी गलत काम करते हैं या गलत रास्ते पे चलते हैं तो ये चीजें उनको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होती, वो ये चीजें बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकती। तो उस चीजें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, और उसमें फिर वो ये नहीं सोचती कि इससे मेरा कितना नुकसान होगा या मेरी लाइफ से ही हस्बैंड ही निकल जाएंगे, है ना। अब हुआ क्या, जो जो ये रत्नावली ने बोला, एक सेंटेंस जो बोला, उसका उसका आउटकम क्या हुआ, उसकी लाइफ से तो पूरा रोमांटिक लव चला गया, है ना, क्योंकि तुलसीदास जी चले गए तो उसकी लाइफ में तो जो कहाँ इतना प्यार और कहाँ बिल्कुल ही खत्म, है ना। लेकिन फिर भी उसने इस चीज की परवाह नहीं करी, उसने सोचा कि नहीं ठीक है, मेरी लाइफ से चाहे लव जाए तो जाए, लेकिन लेकिन ये जो सोल है जो एज अ हस्बैंड मेरी लाइफ में आई है, इसकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वो सेंटेंस बोला। तो वो सुन करके फिर तुलसीदास जी निकल गए वहां से, और उसके बाद उन्होंने बहुत भक्ति करी, तप करा। भगवान राम ने उनको दर्शन भी दिए, पूरे राम दरबार ने उनको दर्शन दिए, और उन्होंने हमारा जो हिंदुओं का मेन ग्रंथ है रामचरितमानस, वो लिख करके हमें दिया। तो ये इससे हमें पता चलता है कि देखो जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं उनकी भी खुद की जर्नी कितनी टफ होती है, कोई स्पिरिचुअलिटी में एकदम से इतना टॉप पर ऑल ऑफ सडन नहीं पहुंच जाता। तो मटलिस्टिक लव जो होता है ना, आप किसी भी स्पिरिचुअल लव को देखेंगे, मटलिस्टिक लव हमेशा फाउंडेशन होता है। मटलिस्टिक लव जिसने नहीं करा वो कभी भी भगवान से प्यार नहीं कर सकता। तो मटलिस्टिक लव दो टाइप के रहते हैं, एक तो ऐसा होता है जो टॉक्सिक होता है, जो हमें बहुत वुंड्स देता है, हमारी सोल को पूरी तरह छलनी कर देता है, और इसकी वजह से ही किसी भी सोल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आती है। उस पेन को हील करते करते वो पर्सन कुछ और मतलब अब उसकी सोल अपग्रेड होती है। दूसरा लव जो होता है वो बहुत हीलिंग लव होता है। हीलिंग लव मतलब ऐसा रोमांटिक लव जो हमारे वुंड्स को हील करता है, हमको क्या बोला जाए, हाँ यही कि हमारा जो मतलब जो दूसरा टाइप का जो लव होता है वो हमारा वो टॉक्सिक नहीं है, वो हीलिंग लव होता है। यानी कि वो किसी की सोल पे जितने भी वुंड्स लगे हैं उन वुंड्स को हील करता है, और उसकी वजह से भी ट्रांसफॉर्मेशन आती है। तो जब तक आप ये दोनों लव एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, कि अगर आपने टॉक्सिक लव एक्सपीरियंस किया है तो आपने हीलिंग लव भी एक्सपीरियंस आपको करना होता है, और उसके बाद ये हीलिंग लव ही आपको नेक्स्ट लेवल स्पिरिचुअलिटी के नेक्स्ट लेवल पर लेके जाता है, जहाँ आप इतने कंटेंटेड रहते हैं, देन यू डोंट हैव एनी डिजायर ऑफ एनी काइंड ऑफ लव। फिर आपका भगवान में अच्छे से मन लगता है, फिर आप उस प्यार को भी जो भगवान के लिए है उस पर फोकस कर पाते हैं। लेकिन अगर आप अंदर अंदर बहुत अतृप्त हैं, अशांत हैं, तो आप हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि भाई मुझे भगवान से बड़ा प्यार है, लेकिन वो हो सकता है कि वो सच ना हो सकता है वो सुपरफिशियल हो सकता है वो डीप ना हो। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी लव इज ऑलवेज गिव रिजल्ट व्हेन इट इज डीप, इट इज इंटेंस, राइट। कोई भी अगर इंसान है वो अगर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से होकर गुजरा है, नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप से होकर गुजरा है, तो वो जो लव है वो इंसान को कर्स की तरह फील होता है, क्योंकि उसमें इतना पेन होता है। और वही अगर किसी इंसान को किसी एम्पैथेटिक पर्सन से प्यार है तो वही लव हीलिंग लव मिलता है, तो वो लोगों को ब्लेसिंग लगता है। लेकिन चाहे आपको आप लव को कर्स से कनेक्ट करें या ब्लेसिंग से कनेक्ट करें, लेकिन लव हमेशा आपको आपकी सोल से कनेक्ट करता है। यानी कि अगर वो टॉक्सिक पर्सन हुआ तो भी आप जब उनसे मिले हुए वुंड्स को हील करोगे तो भी आप अपनी सोल से कनेक्ट करोगे, भगवान से जुड़ोगे, क्योंकि वही आपके मन में इतने सारे क्वेश्चंस होंगे, आपके मन के अंदर इतनी सारी चीजें होंगी कि आपको आंसर्स स्पिरिचुअलिटी में ही मिलेंगे, हीलिंग में ही मिलेंगे। तो वो भी आपको आपकी सोल से कनेक्ट करता है, भगवान से कनेक्ट करता है। और ठीक उसी तरह से अगर आपका इफ यू आर वेरी ब्लेस्ड, मतलब यू आर गेटिंग इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ लव इन योर लाइफ, जहाँ पर कोई एम्पैथेटिक पर्सन है और अनकंडीशनल लव है, तो उससे भी इंसान इतना कंटेंटेड फील करता है कि उसकी हेल्प से भी वो भगवान से ही कनेक्ट होता है। तो लव चाहे टॉक्सिक हो, लव चाहे ब्लेस्ड लव हो, एक्चुअल में लव हमेशा आपको
अपनी सोल से, यानी कि आपको आपके डीपर, अगर आप प्रॉपर एक उसको समझ पा रहे हैं तो आप अपनी सोल से कनेक्ट हो पाएंगे, आप भगवान से कनेक्ट हो पाएंगे। तो जो कनेक्ट हो पाते हैं और जितना डीपर लेवल पर कनेक्ट हो पाते हैं अपने आप से, भगवान से, उनका ही लव का लेसन कंप्लीट होता है। क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में आप बहुत डीप ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हैं। तो जितनी भी लव स्टोरीज होती हैं, हम 100 लेवल पर उनको 3 लेवल पर डिवाइड कर सकते हैं। द वन लव स्टोरी इज लव स्टोरी between the empathetic person and narcissist. One love story is between the soulmates, and the third love story is a twin flame love story. तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था अबाउट लव, क्योंकि एक न्यू सीरीज शुरू होने जा रही है, तो मुझे लगा थोड़ा पहले हमें लव के बारे में थोड़ा सा हम स्पिरिचुअलिटी और इसके हिसाब से थोड़ा सा हम समझते हैं। और अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं पोस्ट करूंगी इसके बाद, जो इसका इस सीरीज का जो फर्स्ट वीडियो है, हम फर्स्ट लव स्टोरी को डिस्कस करेंगे। और ये लव स्टोरी इज अ टॉक्सिक लव स्टोरी, इट्स अ हॉरिफाइंग लव स्टोरी, एंड इट्स अ लव स्टोरी बिटवीन अ नार्सिसिस्ट एंड सुपर एम्पैथेटिक पर्सन। और जो बहुत लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि अ, कोई इतनी लंबी एक टॉक्सिक मैरिज में क्यों रहता है, वो चाहे फीमेल हो या मेल हो, कोई भी पर्सन एक लॉन्ग टॉक्सिक मैरिज में या एक लॉन्ग टॉक्सिक रिलेशनशिप में, एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आखिर क्यों रहता है। तो उसका भी मैं आपको पूरा उस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इन दोनों करेक्टर्स की, एंड वाई दे फॉल इन लव विद ईच अदर, और उसका आउटकम क्या होता है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, और उसकी वजह से क्या क्या सोल लेवल पर क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आती है।